हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बेटा हम बात कर रहे थे ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हमने डिस्कस किया था ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज के बारे में हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में हमने सबसे पहले डिस्कस किया, किसको डिस्कस किया, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की हमने यहाँ पर बात की थी बेटा। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की हम बात करें तो यहाँ पर 97% जो ऑक्सीजन होता है वो ट्रांसपोर्ट किसकी फॉर्म में होता है, यहाँ पर आपने देखा था। तो 97% जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, और 3% जो ऑक्सीजन होती है वो डिज़ोल्व फॉर्म में होती है इन प्लाज्मा। तो यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। इसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो हमने डिस्कस किया था कि हीमोग्लोबिन की जो यहाँ पर सेचुरेशन के बारे में और पार्शियल प्रेशर का जो कर्व बनता है, तो यहाँ पर सिग्मोइड कर्व को हमने बहुत अच्छे से समझा था कि यहाँ पर जो हम पार्शियल प्रेशर और यहाँ पर सेचुरेशन ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अगर सेचुरेशन को और यहाँ पार्शियल प्रेशर के बीच में अगर कोई कर्व खींचते हैं तो कर्व हमें कैसा मिलता है, एस शेप्ड मिलता है, जिसको सिग्मोइड कर्व भी कहते हैं। तो ये सिग्मोइड कर्व है, ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है हमें। और यहाँ पर हमने समझा था कि किस प्रकार यहाँ पर जब हम पार्शियल प्रेशर की बात करें तो 95 जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर आपको पता है ऑक्सीजन का 95% होता है, 95 mmHg होता है। तो इस कंडीशन में 95 mmHg जो पार्शियल प्रेशर है उस दौरान अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो सेचुरेशन है हीमोग्लोबिन के साथ वो 100% होता है। और जब हम बात करें यहाँ पर 45 यहाँ पर पार्शियल प्रेशर की बात करें तो या 40 की बात करें हम 40 mmHg पार्शियल प्रेशर की बात करें ऑक्सीजन की, तो वहाँ पर जो यहाँ पर सेचुरेशन की बात करें तो कितना आ रहा था सेचुरेशन, 75% आ रहा था। 75% यहाँ पर सेचुरेशन देखने को मिलता है, क्योंकि हमने यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट लाइन डिस्कस की थी एनसीईआरटी की कि यहाँ पर जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन के दौरान क्या करता है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन टिश्यू तक कितना % यहाँ पर डिलीवर करता है। अगर 100 ml हम यहाँ पर ब्लड की बात करें तो 100 ml ब्लड में नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में क्या करता है, ये 5% ऑक्सीजन को टिश्यू तक डिलीवर करता है। तो यहाँ पर जो 5% टिश्यू को डिलीवर करता है नॉर्मल कंडीशन में, तो वहाँ पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर कितना होता है बच्चों, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, यहाँ पर 40% तो होता है यहाँ पर ऑक्सीजन का, और 45% जो mmHg जो होता है वो किसका होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है बच्चों, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर 40 mmHg है। तो 40 mmHg में हमने देखा था कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ जो सेचुरेशन देखने को मिलता है वो कितना देखने को मिलता है, 75% यहाँ पर सेचुरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया था 75% जो सेचुरेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो हम बात करें बेटा, यहाँ पर जो हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पर हमने देखा था कि जब 95% जब क्या होता है पार्शियल प्रेशर होता है mmHg, जब पार्शियल प्रेशर होता है तो वहाँ पर ऑक्सीजन के साथ यहाँ पर कितनी होती है, जो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी होती है किसकी, या सेचुरेशन जो होता है हीमोग्लोबिन के साथ वो 100% होता है। और जब हम बात करें बेटा यहाँ पर किसकी बात करें, जब हम बात करते हैं 40% की बात करें बेटा, 40% की बात करें तो 40% पर आपको कितना देखने को मिलता है, यहाँ पर 75, यहाँ पर कितना देखने को मिलता है, 75% जो है यहाँ पर आपको सेचुरेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर 100% आपको सेचुरेशन देखने को मिलेगा। 100% क्या देखने को मिलेगा, सेचुरेशन देखने को मिलेगा ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ। और यहाँ पर हम बात करें तो 5% जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू को डिलीवर कर देता है। तो यहाँ पर कितना देख लो, 75% यहाँ पर सेचुरेशन देखने को मिलता है। तो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस
अप्लाई क्या होगा, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अगर हम एक्सट्रीम यहाँ पर एक्सरसाइज कंडीशन, यहाँ पर एक्यूट या एक्सट्रीम एक्सरसाइज कंडीशन की बात करें, फिजियोलॉजिकल कंडीशन की बात करें, तो उस दौरान क्या होता है बेटा, उस दौरान यहाँ पर कितना डिलीवर होगा, इस दौरान वहाँ पर ऑक्सीजन जो होता है टिश्यू को कितना डिलीवर होता है, यहाँ पर मैक्सिमम 50% जो या 15 ml जो 100 ml जो ब्लड होता है वो 15 ml ऑक्सीजन को क्या करता है, वहाँ पर डिलीवर करता है। तो वहाँ पर अगर सेचुरेशन देखने को मिलता है तो वो कितना देखने को मिलेगा आपको यहाँ, तो यहाँ की बात करें बेटा, तो यहाँ पर आपको सेचुरेशन बहुत 15% की यहाँ पर पार्शियल जो यहाँ पर सेचुरेशन होगा, अब कितना हो जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो सेचुरेशन देखने को मिलता है वो 15% यहाँ पर डिलीवर करता है। तो यहाँ पर फिर भी कितना सेचुरेशन देखने को मिलेगा, 25% यहाँ पर सेचुरेशन आपको फिर भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सभी अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑक्सीजन का, अलग अलग मॉलिक्यूल्स जो होता है वो क्या करता है, अलग अलग बिहेवियर एफिनिटी शो करता है, अलग अलग एफिनिटी शो करते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने बात किया था बेटा, यहाँ पर जो ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की बात करें तो हमेशा याद रखना ये कैसा कर्व प्राप्त होता है आपको, सिग्मोइड होता है। सिग्मोइड मतलब एस शेप आपको देखने को मिलेगा, और इसको डिसोसिएट, यहाँ पर ऑक्सीजन को इसको डिसोसिएट कर्व क्यों कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन किस कंडीशन में यहाँ पर डिसोसिएट होता है। तो हमने देखा था कि यहाँ बात करें एल्वियोलर लेवल की बात करें तो एल्वियोलर लेवल पर जो होता है यहाँ पर एसोसिएशन देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसी फेवरेबल कंडीशंस देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जैसे हम बात करें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो हाई होता है। यहाँ पर हम बात करें बेटा, यहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो लो होता है। और यहाँ पर हम इसके अलावा बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा और ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, साथ के साथ बॉडी टेम्परेचर, और यहाँ हम बात करें पीएच, तो ये भी जो होते हैं ये भी क्या होते हैं बेटा, ये भी यहाँ पर किसके लिए फेवरेबल होते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ सेचुरेशन के लिए फेवरेबल होता है। इसलिए यहाँ पर ये जो ग्राफ होता है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, हमें इसके बारे में बहुत अच्छे से समझाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर तो एसोसिएशन को डिनोट करेगा, और यहाँ पर हम बात करें तो ये किसको डिनोट करता है, डिसोसिएशन कर्व। जो यहाँ पर जब हम टिश्यू लेवल की बात करें बच्चों, तो टिश्यू लेवल पर क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर जो एसोसिएशन की बात करें बेटा, तो यहाँ पर जो सबसे मेन प्राइमरी फैक्टर जो होता है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन होता है। साथ के साथ अदर फैक्टर जो होते हैं वो हमने बात की थी, अदर फैक्टर भी जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पर पीएच हो गया, बॉडी टेम्परेचर हो गया, तो ये फैक्टर भी क्या करते हैं, यहाँ पर इफेक्ट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये याद रखना है। तो इसके अलावा यहाँ पर जो इसके अलावा जैसे हम बात करते हैं ये सिग्मोइड हमें देखने को मिलेगा, और यहाँ पर क्या बताता है ये परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen, and this curve is dissociate curve। डिसोसिएशन कर्व भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन क्या होती है, डिसोसिएट होती है टिश्यू लेवल पर, और ऑक्सीजन जो होती है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो एसोसिएट होती है टिश्यू लेवल पर। किससे, यहाँ पर मतलब ऑक्सीजन क्या होगी या टिश्यू लेवल पर क्या होगी, डिसोसिएट होती है, और एल्वियोलर लेवल पर क्या होती है, एसोसिएट होती है। ठीक है बेटा, इसके अलावा ये क्या बताता है, इसके अलावा हम बात करें तो एल्वियोलाई लेवल पर क्या होता है, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो ऑक्सीजन का वो ज़्यादा होगा, और इसका पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है ये क्या होता है बच्चों, लो होता है। तो ये तो हाई होता है और ये क्या होता है यहाँ पर लो होगा। तो एसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन शिफ्टेड टूवर्ड लेफ्ट, तो ये जो होता है यहाँ पर ये कर्व, इस कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है ये क्या होता है, कम होता है। इसके अलावा हम बात करें यहाँ पर जो H+ आयन की कंसंट्रेशन जो होती है वो भी क्या होती है, यहाँ पर कम होती है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो होती है वो यहाँ पर टिश्यू लेवल की अपेक्षा क्या होगी, कम होगी। तो ठीक है, इसके अलावा हम बात करें टेम्परेचर की, तो
टेम्परेचर। तो ये जो है यहाँ पर क्या होगा बेटा, यहाँ पर कम होगा। तो ये जो कंडीशन है ये जो है ये क्या करती है, यहाँ पर किसको और शिफ्ट करती है, इस ग्राफ को किस ओर शिफ्ट करेगी, ये जो होती है इस साइड पर, लेफ्ट साइड की ओर यहाँ पर इसको शिफ्ट करती है। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर हम टिश्यू लेवल की, इसी प्रकार देखो यहाँ पर देख सकते हो, तो यहाँ पर किधर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, ये ग्राफ जो होता है लेफ्ट साइड शिफ्ट हो जाता है। इसके अलावा हम बात करें, किसकी बात करें, यहाँ पर फीटल, यहाँ पर बात करें बच्चों, फीटल एचबी की बात करें तो फीटल एचबी जो होता है ये क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिफरेंट होता है किससे डिफरेंट होता है बेटा, डिफरेंट होता है एडल्ट से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एडल्ट की बात करें तो अल्फा और बीटा, यहाँ पर अल्फा टू बीटा यहाँ पर चेन देखने को मिलती है हीमोग्लोबिन की। परंतु यहाँ हम बात करें फीटल एचबी की बात करें बेटा, तो फीटल एचबी में टू अल्फा और टू गामा देखने को मिलती है। टू गामा जो होती है, ये जो यहाँ पर क्या होती है, ग्लोबुलिन देखने को मिलती है जो हाई एफिनिटी शो करती है ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या करती है, हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन, हाई एफिनिटी विद ऑक्सीजन। तो इस कंडीशन में भी जो ग्राफ होता है किधर की तरफ, यहाँ पर लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाता है। इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर बेटा, यहाँ पर बात करें टिश्यू लेवल पर बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ये क्या हो जाता है, यहाँ पर कम देखने को मिलता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सीमोग्लोबिन शिफ्ट टूवर्ड राइट। तो इस कंडीशन में क्या होता है बच्चों, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ जो ऑक्सीजन है वो क्या होगा बेटा, यहाँ पर कम होगा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है वो क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होता है ये क्या होता है बच्चों, ये ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ पीएच जो होती है ये भी क्या होती है, कम होती है। पीएच मतलब यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, H+ आयन, तो पीएच क्या होगी, कम होगी। और साथ के साथ टेम्परेचर जो होता है यहाँ पर जो ऑक्सीजन का यूज़ किया जाता है तो यहाँ पर सेलुलर एक्टिविटीज़ के कारण क्या होगी, यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा। तो ये कंडीशन जो होती है ये क्या करती है, ये कंडीशन जो होती है बेटा ये किसको, इस ग्राफ को इधर की तरफ शिफ्ट कर देगी। ठीक है, और ये कंडीशन जो होती है इधर की तरफ, किधर, यहाँ पर लेफ्ट साइड की ओर क्या कर देती है, शिफ्ट कर देती है। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट ऑन द डिक्रीज ऑफ। अब यहाँ पर पूछा गया है कि यहाँ पर किधर की तरफ, राइट साइड की तरफ कब शिफ्ट होगा, तो क्या यहाँ पर डिक्रीज होगा, जिसके कारण ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो डिसोसिएशन कर्व है ये यहाँ पर किधर की तरफ, राइट साइड की तरफ यहाँ पर शिफ्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या डिक्रीज होना चाहिए जिससे ये बढ़ेगा। तो एसिडिटी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, पीएच। तो आप ये देख सकते हो अगर एसिडिटी बढ़ेगी मतलब यहाँ पर पीएच क्या होना चाहिए, पीएच यहाँ पर बढ़ेगा, डिक्रीज होगा। तो पीएच डिक्रीज होगा तो डिक्रीज मतलब कम होगा, तो क्या होगा बेटा, यहाँ पर कम होगा तो यहाँ पर क्या होगा, H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है तो एसिडिटी भी क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है, एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब पीएच लेवल कम हो रहा है। ठीक है, पीएच लेवल जितना कम होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक नेचर होगा। इसी प्रकार यहाँ पर अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो यहाँ पर क्या होगा, तो इससे तो क्या होगा, अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो आपका जो ग्राफ होता है वो किधर की तरफ शिफ्ट होना चाहिए। ये कर्व जो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होती है तो डिक्रीज तो क्या होती है, एल्वियुलर लेवल पर होती है, तो ये किधर की, लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होगा। और यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो टेम्परेचर कहाँ पर डिक्रीज होगा, तो टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, किसकी, तो यहाँ पर टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर। और पीएच जो है, पीएच की बात करें तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर कहाँ पर डिक्रीज होता है बेटा, तो ये आपका टेम्परेचर जो होता है वो कहाँ पर डिक्रीज होता है, हम बात करें तो एल्वियोलर लेवल पर, टिश्यू लेवल पर क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो हाई होता है क्योंकि वहाँ पर सेलुलर एक्टिविटी देखने को मिलती है। और अगर हम बात करें पीएच,
तो पीएच जो होता है, पीएच बढ़ रहा है, तो पीएच बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पर एसिडिटी जो एसिडिक नेचर है, नेचर जो है, एसिडिक नेचर जो है वो क्या होगा बेटा, एसिडिक नेचर अगर पीएच बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर जो हो रहा है वो कम हो रहा है। ठीक है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है तो एसिडिक नेचर जो होगा यहाँ पर क्या करता है, अगर ये डिक्रीज हो रहा है, क्या पूछा गया है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल शिफ्ट टू राइट ऑन द डिक्रीज ऑफ, तो शिफ्ट टू राइट कौन किधर होगा, तो यहाँ पर जो होगा इधर की तरफ, यहाँ पर पीएच अगर बढ़ता है, पीएच घटता है तो क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा किधर की तरफ, यहाँ पर शिफ्ट होगा राइट साइड में। अगर एसिडिटी बढ़ रही है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन घटेगी, तो क्या होगा, ये किधर शिफ्ट होगा, घटने की बात कर रहे हैं तो वो इधर शिफ्ट होगा। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घट रहा है तो किधर शिफ्ट होगा, इधर शिफ्ट होगा। परंतु पीएच की बात करें तो पीएच अगर कम हो रहा है, तो पीएच कम हो रहा है तो ये किधर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो राइट साइड में कहाँ पर शिफ्ट होता है, हम बात करते हैं तो टिश्यू लेवल पर। ठीक है, हाउ मेनी फैक्टर इन द फॉलोइंग आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द एसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो यहाँ पर कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो यहाँ पर एसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन जो है, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ एसोसिएशन शो करेगा। अगर पार्शियल प्रेशर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा है तो यहाँ पर डिसोसिएट हो जाएगी। यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज़्यादा है तो ये क्या होगा, यहाँ पर एसोसिएशन देखने को मिलेगा। पीएच अगर ज़्यादा है, पीएच ज़्यादा है तो बेटा क्या है, पीएच ज़्यादा है, यहाँ पर पीएच बढ़ रहा है, तो पीएच बढ़ रहा है तो मतलब यहाँ पर पीएच का लेवल बढ़ रहा है तो क्या है, एसिडिक नेचर कम हो रहा है, एसिडिटी कम हो रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम क्या, यहाँ पर बेसिक लेवल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। मोर टेम्परेचर लेस पीएच, तो यहाँ पर क्या होगा, मोर टेम्परेचर, टेम्परेचर मोर होगा तो भी सही नहीं होगा, तो यहाँ पर ये भी, यहाँ पर क्या होगा, ये किसके लिए यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल नहीं है, एसोसिएशन के लिए। लेस पीएच ये भी रेस्पॉन्सिबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर एसिडिक नेचर कम होगा। यहाँ पर हम बात करें पीएच कम लेस होगा तो यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी, यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है, तो 1, 2, 3 फैक्टर जो है यहाँ पर क्या होंगे, एसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, और 3 ही फैक्टर जो होते हैं यहाँ पर इसके ऑक्सीजन के डिसोसिएशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जिस प्रकार हमने बात की थी ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की, उसी प्रकार हम बात करते हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें बच्चों, तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट जो होता है ये यहाँ पर 5 से 7%, 5 to 7% जो होता है ये डिसोल्व फॉर्म में होता है। 5 to 7% जो होता है ये 5 to 7% जो है, 5 to 7% जो है यहाँ पर क्या होता है बेटा, किस फॉर्म में, यहाँ पर डिसोल्व फॉर्म में। आपको क्या देखने को, डिसोल्व फॉर्म में, ये डिसोल्व फॉर्म में आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, यहाँ पर डिसोल्व फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा इन प्लाज्मा, इन प्लाज्मा। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर 20 से 25%, 20 से 25% जो है, 25% जो यहाँ पर 25% जो यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होगा वो किस फॉर्म में होगा, यहाँ पर हम बात करें तो बेटा कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा। तो हीमोग्लोबिन जो होती हैं यहाँ पर हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर यहाँ पर कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनाता है। तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया। इसी प्रकार हम बात करें सबसे ज़्यादा जो होगा 70% जो होता है बेटा, 70% जो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होगा वो किसकी फॉर्म में, यहाँ पर किसकी फॉर्म, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगा। किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट की
कार्बोनेट की फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पर जो प्लाज्मा में जो है, यहाँ पर प्लाज्मा में होगा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, तो किस प्रकार यहाँ पर ये देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कार्बन डाइऑक्साइड का जो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होता है 5 to 7% जो होता है वो किस में, डिजोल्व फॉर्म में होता है, प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में होता है। और 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो है यहाँ पर क्या होता है बेटा, 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में होगा। और 70% जो कार्बन यहाँ पर 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है मेनली जो होता है ये किसकी फॉर्म में, यहाँ पर कार्बोनेट की फॉर्म में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ ट्रांसपोर्ट होता है। तो यहाँ आपको इतना सा याद रखना है कि यहाँ पर कुछ एंजाइम जो होते हैं, वो एंजाइम जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। कौन सा एंजाइम जो है यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन जो होता है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन हो गया। तो ये कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में किस में होगा, हीमोग्लोबिन में, आरबीसी में। और यहाँ पर जो है ये प्लाज्मा में, किसके, प्लाज्मा में 5 to 7% या डिजोल्व फॉर्म में। और यहाँ पर हम बात करें बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, किसमें, यहाँ पर 70% जो होता है, सबसे ज़्यादा जो बल्क में होता है वो किसके थ्रू होता है, यहाँ पर बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो यहाँ बात करें बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली। तो यहाँ पर बात कहा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है टिश्यू टू रेस्पिरेटरी सरफेस बाय ओनली। तो यहाँ पर बात करें बेटा किसके, ओनली किसके द्वारा, यहाँ पर प्लाज्मा और इरिथ्रोसाइट हो गया, यहाँ पर प्लाज्मा, इसके बाद इरिथ्रोसाइट एंड ल्यूकोसाइट। तो प्लाज्मा यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा और प्लाज्मा के साथ साथ इरिथ्रोसाइट जो होती है, आरबीसी होती है, उन दोनों की फॉर्म में, प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में भी, बाइकार्बोनेट जो होता है उसकी फॉर्म में भी जो प्लाज्मा में आएगा। इसके साथ साथ हम बात करें यहाँ पर किसके, जो आरबीसी में भी यहाँ पर क्या होगा बेटा, आरबीसी में भी यहाँ पर जो होता है कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। तो यहाँ पर दोनों जो होते हैं रेस्पॉन्सिबल होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट के लिए, प्लाज्मा और इरिथ्रोसाइट दोनों के थ्रू यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से टिश्यू से एल्यूलर जो एल्यूलाई लेवल तक यहाँ पर ट्रांसपोर्ट होगा, रेस्पिरेटरी सरफेस तक ट्रांसपोर्ट होगा, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड डिसोशिएट फ्रॉम द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन व्हेन। तो यहाँ पूछा गया है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो कैसे कार्बामिनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में जो डिसोसिएशन होगा यहाँ पर, तो ये जो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन ये डिसोशिएट हो जाएगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड को डिसोशिएट कर देगी। तो यहाँ पर एल्वेओलाई लेवल पर करेगी, क्योंकि वहाँ पर जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम होगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा, ठीक है। पीएच जो होते हैं, पीएच जो होती है वो कम होती है। H प्लस आयन जो होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, H प्लस आयन जो होते हैं ये क्या करेंगे बच्चों, H प्लस आयन जो होते हैं कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। तो ये कहाँ पर होती है, टिश्यू लेवल पर तो ज़्यादा होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, पीएच, ठीक है। पीएच के या पीएच तो कम रहेगी, H प्लस आयन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी। और यहाँ पर हम किसकी बात करें बेटा, इसके अलावा हम बात करें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम, और यहाँ पर जो टेम्परेचर जो होगा वो ज़्यादा होगा। इसके अलावा पीएच कम होगी, मतलब H प्लस आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। तो देख लेते हैं, तो यहाँ पर पार्शियल प्रेशर क्या होगा बेटा, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, और ऑक्सीजन का ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होगा। तो ऑक्सीजन का ज़्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑक्सीजन का ज़्यादा और कार्बन डाइऑक्साइड का कम, ठीक है। तो यहाँ पर देखो एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है बेटा, यहाँ पर जैसे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट में इम्पोर्टेंट रोल किसका होता है कि यहाँ पर एक एंजाइम पाया जाता है कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेज एंजाइम पाया जाता है, जो क्या होता है यहाँ पर जो कुछ अमाउंट में तो प्लाज्मा में पाया जाता है और ज़्यादा अमाउंट में किस में पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। तो ये जो यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है ये क्या कर देता है, यहाँ पर इस एक जो रिएक्शन है उसको कहीं गुना बढ़ा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये जो रिएक्शन को बढ़ाने में किसका इंपॉर्टेंट रोल होता है,
कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम याद रखना है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, जो ये एंजाइम होता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ पर प्लाज्मा में कम होगा, इरिथ्रोसाइट में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एंटर इरिथ्रोसाइट रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, द एंजाइम इज, ये रहा क्वेश्चन भी आ गया। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, ये तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया था, यहाँ पर लिखा था कौन सा एग्जाम, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है ये क्या होता है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये इंटर करती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो क्या होगी, कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो कुछ अमाउंट में 5 to 7% तो क्या होती है प्लाज्मा में डिजोल्व हो जाती है, क्योंकि कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम जो होता है कुछ अमाउंट में क्या होता है प्लाज्मा में भी प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ क्या करेगा बेटा, ये इसको डिजोल्व कर देगा। ठीक है, डिजोल्व फॉर्म में इसको कैरी करेगा। इसके साथ साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो ये क्या करती है, यहाँ पर क्या करती है, एंटर करती है इरिथ्रोसाइट में एंटर करके यहाँ पर किसकी प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में क्या होती है, ये वाटर और किस में, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। जो यहाँ पर इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, इसके लिए जो एंजाइम होता है वो इंपॉर्टेंट एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। ठीक है, एट द टिश्यू लेवल मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 अकर विद हीमोग्लोबिन। तो यहाँ पर एट द टिश्यू लेवल मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 अकर विद हीमोग्लोबिन। तो ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम बात करते हैं एट द टिश्यू लेवल पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। नहीं, टिश्यू लेवल पर तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है ये लो नहीं होता है बेटा, हाई होता है। ठीक है, एंड पार्शियल प्रेशर इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर होता है टिश्यू लेवल पर वो क्या होता है बच्चों, यहाँ पर टिश्यू लेवल पर जो होता है ये क्या होता है बेटा, लो होता है। यहाँ पर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। एट द टिश्यू लेवल मोर बाइंडिंग ऑफ CO2 अकर्स विद हीमोग्लोबिन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कैसा, टिश्यू लेवल पर क्या होगा बेटा, टिश्यू लेवल, सही बात है, टिश्यू लेवल पर क्या होगा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो ज़्यादा होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है कम होता है यहाँ पर टिश्यू लेवल पर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन जो होती है ब्लड से कहाँ पर एंटर करती है, टिश्यू में, सेल्स उसका यहाँ पर क्या करती है, रेगुलर यूज करती है सेलुलर एक्टिविटी के लिए। ठीक है, तो वहाँ पर टिश्यू लेवल पर यहाँ पर ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर वो कम देखने को मिलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है बेटा, तो इसलिए यहाँ पर टिश्यू लेवल पर जो बाइंडिंग है ऑक्सीजन की वो कार्बन डाइऑक्साइड की वो ज़्यादा होगी हीमोग्लोबिन के साथ। ठीक है, होगी, क्योंकि यहाँ पर बाइंडिंग, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का कम है। तो यहाँ पर क्या होगी, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो किस में एंटर करती है, किस में एंटर करती है, इरिथ्रोसाइट में एंटर करती है, ब्लड में एंटर करती है, इरिथ्रोसाइट में करती है। तो 5 to 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो डिजोल्व हो जाती है किसमें, यहाँ पर प्लाज्मा में। इसके अलावा हम बात करें जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारी कहाँ पर एंटर करती है, यहाँ पर जो इरिथ्रोसाइट होती है उसमें एंटर करती है, उसमें एंटर करके क्या बनाती है, यहाँ पर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में, क्योंकि इसकी अमाउंट जो होती है वो आरबीसी में ज़्यादा होती है, प्लाज्मा में कम होती है। ठीक है, तो इसके बाद में यहाँ पर जो मैक्सिमम पोर्शन जो होता है बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट होकर क्या होता है प्लाज्मा में डिजोल्व होकर प्लाज्मा की फॉर्म में, यहाँ पर क्या होगा, प्लाज्मा में होगा 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, और यहाँ पर 20 से 25%, 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है कार्बोनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। और जब इसका पार्शियल प्रेशर क्या होता है बेटा, जो पार्शियल प्रेशर जो होता है वो एल्वेलर लेवल पर हाई हो जाता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का कम हो जाता है, जो ये रिएक्शन होती है वापस रिवर्स हो जाती है और जो यहाँ पर डिसोसिएशन हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका पार्शियल प्रेशर कम है तो ब्लड में ज़्यादा है, डिऑक्सीजनेटेड ब्लड में
एल्वेलाई में कम है तो यहाँ से डिफ्यूज कर जाती है एल्वेलाई या लंग्स में, ठीक। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी एंड डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे बेटा, और साथ के साथ यहाँ पर हम रेगुलेशन की बात करेंगे, रेस्पिरेशन का रेगुलेशन किस प्रकार होता है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं बेटा, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स दिए गए हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्डर्स की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं अस्थमा की। तो अस्थमा जो होता है बेटा, ये क्या करता है, अस्थमा जो होता है, अस्थमा को आपको सबसे इम्पोर्टेंट, अगर जहाँ पर भी विजिंग की बात होती है तो अस्थमा में क्या होता है, विजिंग साउंड देखने को मिलता है। जब भी आपको कुछ भी समझ में नहीं आया, क्वेश्चन किसी प्रकार से समझ में नहीं आया, परंतु क्वेश्चन के अंदर विजिंग साउंड दे रखा है, तो विजिंग साउंड दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, ये किसके बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर अस्थमा के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, अस्थमा में क्या होता है बेटा, अस्थमा में यहाँ पर जो ब्रोंकी और अस्थमा में क्या होता है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो होती है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं, इनमें क्या हो जाता है बेटा, इन्फ्लामेशन हो जाता है। ये जो नॉर्मल ब्रोंकी है, ठीक है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो होती है, इनमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इन्फ्लामेशन जैसे हम बात करें यहाँ पर, एक तरह से हम बात करें यहाँ पर जो जैसे IgE हो गई, कोई एलर्जिक रिएक्शन हो, एलर्जिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो IgE जो होती है, ये IgE क्या करती है, यहाँ पर IgE की प्रेजेंस में, क्योंकि जब भी एलर्जी जैसी कंडीशन होती है तो बेटा IgE रेस्पॉन्सिबल होती है, IgE। तो यहाँ पर कुछ सिम्टम्स, तो यहाँ पर हिस्टामिन्स वगैरह, मास सेल्स जो हो जाती है वो एक्टिव होती है, और हिस्टामिन्स, सीरोटोनिन, ऐसे कुछ हिपेरिन वगैरह इसको रिलीज करती है मास सेल्स। तो यहाँ पर हिस्टामिन्स जो होती है वो वेसोडाइलेशन का काम करती है, वेसोडाइलेशन का काम करती है। तो यहाँ पर जो अस्थमा है, अस्थमा में क्या होता है, लंग्स का, ये ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो है, ये किसका पार्ट है, लंग्स का, लंग्स का। तो लंग्स को यहाँ पर जो अस्थमा है, अस्थमा में क्या इफेक्ट होता है, लंग्स इफेक्ट होता है। और लंग्स में हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, इनमें ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है, जब ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन हो जाता है तो इनकी क्या होती है, इन्फ्लामेशन होता है और सिक्रेशन बढ़ जाता है म्यूकस का। तो जो नैरो है, ये नैरो जो ये नॉर्मल जो यहाँ पर क्या है, ब्रोंकी है, जैसे अब जब इनमें क्या होता है, अस्थमा कंडीशन हो जाती है, तो ये जो नॉर्मल है इसमें क्या हुआ बेटा, यहाँ पर इसकी ल्यूमेन जो होती है वो क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। तो ल्यूमेन नैरो होने के कारण साथ के साथ म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो जब क्या करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं, तो यहाँ पर गड़गड़ाहट की साउंड सुनाई देती है, जिसको हम विजिंग साउंड बोलते हैं। तो ये विजिंग साउंड क्योंकि यहाँ पर नैरो हो जाता है, उसका पार्ट नैरो पार्ट होने के कारण क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जब ब्रीदिंग करते हैं तो यहाँ पर खरखराहट, गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है, मतलब विजिंग साउंड देखने को मिलता है। तो विजिंग साउंड किस में देखने को मिलता है बेटा, ये जो है अस्थमा डिजीज में देखने को मिलता है, जो लंग्स का पार्ट जो ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स को इफेक्ट करता है, जिसमें क्या होता है, लंग्स का पार्ट ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो होती है, इनका इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने के कारण क्या होती है, कफ देखने को जो क्या देखने को मिलती है, तो यहाँ पर विजिंग साउंड देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर सिक्रेशन बढ़ जाता है म्यूकस का। साथ के साथ जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो मेनली यहाँ पर ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो नैरो होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर इनका पाथवे नैरो हो गया, साथ क्या म्यूकस है। तो जब ये ब्रीथ करते हैं अस्थमा से, जो अस्थमा पेशेंट जब ब्रीथ करते हैं तो इनमें कुछ साउंड सुनाई देता है, जिसको बोलते हैं विजिंग साउंड। तो विजिंग साउंड से जब भी बात होती है तो इसका मतलब क्या है, किसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर अस्थमा की बात हो रही है, ठीक है बेटा। अब एम्पाइसेमा की बात करते हैं। एम्पाइसेमा जो है एक ऐसी डिजीज है बच्चों, आपसे पूछा जाए कि एम्पाइसेमा जो है एक क्रोनिक डिजीज है। क्रोनिक डिजीज मतलब यहाँ पर लंबे टाइम से चलने वाली डिजीज है, लंबे टाइम से किसी का यूज, जैसे हम इसका मेन मेजर कोज है, मेजर कोज जो है इसका कोजेज जो होता है, मेजर कोज क्या होता है बेटा, सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग जो होता है, तो यहाँ पर लंबे टाइम से जो सिगरेट स्मोक करते हैं
तो उसके कारण क्या होता है, उसके कारण क्या होता है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी जो यहाँ पर एल्वियोलर वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, एल्वियोलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। एल्वियोलर वॉल जो होती है वो डैमेज हो जाती है। डैमेज होने के कारण वो सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर कम हो जाएगा, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया डिक्रीज होने के कारण वो क्या होगा, यहाँ पर जो गैसेज जो यहाँ पर गैसेज डिफ्यूजन का यहाँ पर बात करें एक्सचेंज ऑफ गैसेज का जो सरफेस एरिया वो कम हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, डिफिकल्टी होगी किसमें, ब्रीथ में। तो यहाँ पर इसका मेजर कोज जो होता है वो क्या होता है, मेजर कोज जो होता है बेटा वो क्या होता है, यहाँ पर एम्पाइसेमा में वो क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। तो सिगरेट स्मोकिंग ये नहीं कि एक दिन पिया 2 दिन पिया जिसमें आपको ये एम्पाइसेमा हो जाएगा। तो लंबे टाइम से जो सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं तो उनमें ये क्या होती है, ये डिजीज देखने को मिलती है। जब ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है, तो उस टाइम पर क्रोनिक डिजीज मतलब लंबे टाइम से जब यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, एल्वियोलर वॉल जो होती है धीरे धीरे क्या होती है, एल्वियोलर वॉल जो होती है वो डैमेज होने लग जाती है। डैमेज होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी एरिया जो होते हैं, रेस्पिरेटरी एरिया जो होता है बेटा वो क्या होता है, ये डिक्रीज हो गया। रेस्पिरेटरी एरिया डिक्रीज हो गया, तो रेस्पिरेटरी एरिया डिक्रीज हो गया तो क्या होगा, यहाँ पर जो गैसेज एक्सचेंज के लिए जो एरिया है वो भी डिक्रीज हो गया। तो यहाँ पर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, इसमें इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, इस कंडीशन में यहाँ पर जो एम्पाइसेमा पेशेंट है उनमें क्या होगा, इसमें ब्रीदिंग डिफिकल्टी, ब्रीदिंग प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर मेजर कोज बोला गया है। तो मेजर कोज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। इसके अलावा अदर कोज भी हम बात करें तो ये तो मेजर कोज तो क्या है, मेजर कोज के लिए बात की गई है। तो मेजर कोज तो सिगरेट स्मोकिंग है। तो अदर कोज की बात करें हम तो यहाँ पर एल्फा एंटीट्रिप्सिन जो जीन है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन जीन जो होती है इसमें म्यूटेशन के कारण, जब म्यूटेशन हो जाता है इस जीन में जो है अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो एंजाइम है, अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो यहाँ पर ये है, इसमें इसकी जीन जो इस अल्फा एंटीट्रिप्सिन जीन जो होती है इसमें म्यूटेशन के कारण भी क्या होता है, एम्पाइसेमा देखने को मिलता है जब इसमें म्यूटेशन हो जाए। अदर कोज, ठीक है। तो आपको मेजर कोज याद रखना। तो मेजर कोज क्या है, सिगरेट स्मोकिंग। यहाँ पर आप देख सकते हो डायग्राम में, तो क्या होता है, ये तो यहाँ पर नॉर्मल एल्वियोलाई है, नॉर्मल एल्वियोलाई है बेटा, और यहाँ पर हेल्थी एल्वियोलर वॉल है, हेल्थी एल्वियोलर वॉल है। जब क्या हो जाती है, ये डैमेज होने लग जाती है तो एम्पाइसेमा जो पेशेंट है उनमें क्या होगा, यहाँ पर इनका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जो एल्वियोलर वॉल है यहाँ पर हेल्थी एल्वियोलर वॉल है, यहाँ पर एरिया ज़्यादा है। जब क्या होता है इसमें एम्पाइसेमा की कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पर इसका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया जब डिक्रीज हो जाएगा तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा तो गैसेज डिफ्यूजन भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर सरफेस एरिया डिक्रीज होने के बाद में हो जाने के कारण क्या होगा, यहाँ पर गैसेज एक्सचेंज जो होगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा, जिससे क्या होगी, प्रॉब्लम इन ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है इस डिजीज। ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की बात करें, ऑक्यूपेशनल मतलब अपना जो ऑक्यूपेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है। तो यहाँ पर जो हम बात करें बेटा, स्पेशली जो कुछ इंडस्ट्रीज है जैसे ग्राइंडिंग, स्टोन ब्रेकिंग, तो ग्राइंडिंग हो गया, स्टोन ब्रेकिंग हो गया, सीमेंट, ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं, ऐसी जो इंडस्ट्रीज हैं वहाँ पर उन इंडस्ट्रीज वाले जो वहाँ पर वर्कर है ऐसी इंडस्ट्रीज में, जैसे ग्राइंडिंग, स्टोन ग्राइंडिंग हो गया, स्टोन ब्रेकिंग हो गया, सीमेंट हो गया, तो यहाँ पर इन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, वहाँ पर जो वर्कर होते हैं उन वर्कर में इस प्रकार का डिसऑर्डर देखने को मिलता है, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है बेटा, यहाँ पर जो हमारा मैकेनिज्म है, हमारा जो मैकेनिज्म है या हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म जो है, तो डिफेंस मैकेनिज्म का काम क्या है, हमारे को
को क्या जो बाहर के जो भी यहाँ पर फॉरेन पार्टिकल्स से हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में जब क्या होता है, कोई भी पार्टिकल्स या डस्ट पार्टिकल्स हो गए, कोई भी पार्टिकल्स जब क्या करते हैं हम गैसेज को इनहेल करते हैं, तो उस दौरान जब हम गैसेज को इनहेल कर रहे हैं तो उसके साथ साथ डस्ट पार्टिकल्स भी हमारी गैसेज के साथ इनहेलेशन के दौरान जाते हैं, तो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक जो होता है यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है, तो इन पार्टिकल्स को, डस्ट पार्टिकल्स को और इनको क्या करती है, यहाँ पर इनको बाहर निकालने का काम करती है। अब जब क्या होता है कुछ टाइम तक, तो जब ऐसे हम कभी ऐसे डस्ट वाले एरिया में जाते हैं तो वहाँ पर ये काम करता है, परंतु अब जब क्या होता है रेगुलर ऐसे डस्ट वाले एरिया में अगर कोई पेशेंट जो वर्क कर रहा है, कोई पर्सन अगर उस एरिया में वर्क कर रहा है, तो कुछ टाइम तो वहाँ पर जो यहाँ पर डिफेंस मैकेनिज्म जो है हमारा वो काम करेगा, परंतु वो रेगुलर उसी एरिया के टच में है तो धीरे धीरे वो काम करना कम कर देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वो डस्ट जो होती है, डस्ट पार्टिकल्स जो डस्ट जो होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे, लंग्स वगैरह, एल्वियोलाई लेवल। तो यहाँ पर क्या एल्वियोलाई वगैरह में क्या हो जाते हैं बेटा, यहाँ पर ये डस्ट पार्टिकल्स वगैरह क्या हो जाते हैं, ये यहाँ पर क्या होगी, जमने लग जाते हैं। तो डिपॉजिट होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर फाइब्रोसिस की कंडीशन देखने को मिल जाती है। फाइब्रोसिस की कंडीशन के कारण क्या होता है, एल्वियोलाई जो वॉल होती है, एल्वियोलाई जो होती है वो उसकी थिकनेस बढ़ जाती है। फाइब्रोसिस के कारण यहाँ पर फाइबर में प्रोलिफरेशन के कारण यहाँ थिकनेस बढ़ने के कारण यहाँ पर थिकनेस बढ़ जाएगी, तो गैसेज एक्सचेंज में दिक्कत आएगी, गैसेज एक्सचेंज नहीं हो पाएगी, तो हमारे को किस में प्रॉब्लम होगी, ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो होते हैं, सर्टेन इंडस्ट्रीज जो होती है, कुछ इंडस्ट्रीज जो होती है, स्पेशली जैसे हम बात करें ग्राइंडिंग या स्टोन ब्रेकिंग, तो ग्राइंडिंग स्टोन ब्रेकिंग या सीमेंट जो इंडस्ट्रीज जो होती है, वहाँ पर इस प्रकार के डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हम बात करें, क्योंकि इन एरिया में क्या देखने को मिलती है, ज़्यादा आपको डस्ट देखने को मिलती है, प्रोड्यूस होती है, दैट डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। तो हमारा डिफेंस मैकेनिज्म जो बॉडी का है वो क्या करेगा, प्रॉपरली काम नहीं करेगा, बॉडी कैन नॉट फुली कोप विद द सिचुएशन। लॉन्ग एक्सपोजर कैन गिव राइज टू इन्फ्लामेशन लीडिंग टू फाइब्रोसिस, proliferation of the fibrous tissue and thus causing serious lung damage. Workers in such industries should wear protective mask। तो यहाँ पर कहा गया है कि जब क्या होता है रेगुलर इसके कांटेक्ट में रहता है, तो यहाँ पर हमारा जो डिफेंस मैकेनिज्म जो होती है वो क्या करती है, प्रॉपरली काम नहीं कर पाती, क्योंकि ये लंबे टाइम तक, कुछ टाइम तक रहेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, लंबे टाइम तक, तो क्या होगा बेटा, अगर लंबे टाइम से रहेंगे तो एक्सपोज होंगे यहाँ पर डस्ट से, तो यहाँ पर ऐसी कंडीशन देखने को, फाइब्रोसिस या प्रोलिफरेशन होने लग जाता है लंग्स में या एल्वियोलाई में। तो यहाँ पर फाइब्रोसिस होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डैमेज होता है, हमारा जो लंग्स होते हैं, हमारे एल्वियोलाई जो होती है उसमें वो डैमेज होने लग जाती है। यहाँ पर फाइब्रोसिस के कारण क्या होगा, वहाँ पर थिकनेस, जिसमें ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर इन पेशेंट को यहाँ पर जो ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर से बचाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इनको रेगुलर क्या करना चाहिए, मास्क वियर करना चाहिए। जहाँ पर इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं तो रेगुलर क्या करना चाहिए बेटा, मास्क को वियर करना चाहिए। साथ के साथ ही इनको पर्टिकुलर यहाँ पर स्टोन ब्रेकिंग या सीमेंट फैक्ट्री हो गई, यहाँ पर हम बात करें सीमेंट इंडस्ट्रीज हो गई, यहाँ पर बात करें यहाँ पर ग्राइंडिंग ऑफ स्टोन्स, तो ऐसी इंडस्ट्री से टाइम टू टाइम इनको वर्कर्स को दूसरे कामों में भी, दूसरे जो वर्क होते हैं उनमें इनको इन्वॉल्व करना चाहिए, और कुछ टाइम के लिए इनको इस डस्ट वाले जो एनवायरनमेंट से दूर रखना चाहिए, जिससे इनका डिफेंस मैकेनिज्म काम करे और प्रॉपरली क्या हो सके, ये इस प्रकार के डिसऑर्डर से बच सके। और साथ के साथ हम मास्क को बियर करें रेगुलरली। तो यहाँ पर इसके लॉन्ग एक्सपोजर से बचना चाहिए। तो लॉन्ग एक्सपोजर से बचेंगे तो क्या होंगे बेटा, यहाँ पर इस प्रकार के डिसऑर्डर से ये बच सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम ब्रोंकाइटिस की बात करते हैं। तो ब्रोंकाइटिस जो होती है, ब्रोंकाइटिस नेक डिसीज की बात करें बेटा, ब्रोंकाइटिस
तो ये ब्रोंकाइटिस डिजीज जो होती है इसमें भी ब्रोंकी जो होती है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं बेटा, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं यहाँ पर इनमें क्या होती है, इनमें भी इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है, इचिंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर इचिंग इन्फ्लामेशन के कारण क्या होता है, इनको रेगुलर क्या होती है, यहाँ पर रेगुलर कफिंग होगी। भाई यहाँ पर क्या होगा, ये जो ब्रोंकाइटिस जो होती है, ब्रोंकाइटिस जो होती है बेटा, ये ब्रोंकाइटिस में भी क्या होता है, यहाँ पर ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो होती है, ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो होती हैं ये इनमें इन्फ्लामेशन होगा, साथ के साथ इन्फ्लामेशन भी होगा, म्यूकस भी देखने को मिलेगा। म्यूकस पर ये एक्यूट होता है, एकदम तेज होता है, एक्यूट होगा। तो और जैसे हमने ऐसे कैसे अस्थमा की भी बात की थी, तो अस्थमा में भी क्या ऐसे एक्यूट नहीं है, यहाँ पर एकदम एक्यूट होगा। रेगुलर ऐसे पेशेंट को क्या होगा, रेगुलर क्या होगी, कफिंग होगी। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रोंकाइटिस में क्या होता है, ये डिसऑर्डर जो होता है इसमें ब्रोंकाइटिस में ब्रोंकी और ब्रोंक्यूल्स जो होता है उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, जिसके कारण इचिंग होती है और इचिंग के साथ साथ इनमें रेगुलर कफिंग देखने को मिलेगी। ये इस प्रकार का डिसऑर्डर जो होता है एक्यूट होता है। जैसे अस्थमा है तो अस्थमा में तो लंबे टाइम का चलेगा, लंबे टाइम का है, परंतु ये जो है एक्यूट देखने को मिलता है। यहाँ पर एलर्जिक रीजन भी हो सकते हैं, यहाँ पर दूसरे रीजन भी हो सकते हैं, डिजीज कुछ इम्यून, जैसे हम बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम में, यहाँ पर इन्फ्लामेशन के कारण और भी कहीं एक्यूट सीजनल ऐसे रीजन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कफिंग देखने को मिलेगी। जैसे इस प्रकार, जैसे हम बात करें यहाँ पर नॉर्मल ब्रोंकी है, और यहाँ पर जो दूसरी ब्रोंकी जो यहाँ पर जो ब्रोंकाइटिस वाले जो पेशेंट है उनकी ब्रोंकिस की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस देखने को मिलेगा। म्यूकस के साथ साथ यहाँ पर क्या होगा बेटा, इसके कारण, इस म्यूकस के कारण क्या होगा, इनको ब्रीदिंग में दिक्कत होगी और इनको क्या होगा, स्वेलिंग भी देखने को मिलेगी, ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, साथ के साथ इनमें गैसेज एक्सचेंज में प्रॉब्लम होगी। और ये ब्रीदिंग में दिक्कत के कारण क्या होता है, इनमें रेगुलर क्या होगी, कफिंग होगी। ठीक है, चलो इसके बाद में हम बात कर रहे थे राइनाइटिस की बात करें बेटा, तो राइनाइटिस में क्या होता है, यहाँ पर नेजल ट्रैक्ट जो होती है, तो नेजल ट्रैक्ट में क्या हो देखने को मिलता है, नेजल ट्रैक्ट में आपको इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो नोजिंग वगैरह, नोज वगैरह जो होती है, जो नेजल, ये नेजल जो यहाँ पर ट्रैक है, नेजल ट्रैक में क्या होगा बेटा, यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, जो यहाँ पर इन्फ्लामेशन के कारण क्या होगा, यहाँ पर सिक्रेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर राइनाइटिस में क्या होगा, यहाँ पर सिक्रेशन बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस वगैरह का सिक्रेशन होगा। और यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि नेजल जो यहाँ पर ट्रैक है, ये नेजल ट्रैक में इन्फ्लामेशन के कारण यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, ये नॉर्मल है। ये राइनाइटिस में क्या होगा, अभी यहाँ पर किसका, म्यूकस वगैरह का सिक्रेशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अब इसके बाद में बात करते हैं क्वेश्चन में, यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है इसको डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पूछा गया है एम्पाइसेमा इज कंडीशन इन विच, तो एम्पाइसेमा जो कंडीशन होती है, ये एम्पाइसेमा जो कंडीशन होती है कौन सी कंडीशन है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर रेस्पिरेटरी सेंटर inhibited, lot of fluid in the lungs, the wall separating the alveoli break, lungs have more oxygen। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, the walls separating the alveoli break, तो यहाँ पर क्या होता है, हमने बात किया था कि जो एम्पाइसेमा जो होता है, एम्पाइसेमा में क्या होती है, एम्पाइसेमा में जो एक क्रोनिक डिसऑर्डर होता है, तो क्रोनिक डिसऑर्डर होता है जिसमें क्या होता है, क्रोनिक डिसऑर्डर, इसका मेजर कोज जो होता है, मेजर एम्पाइसेमा का मेजर कोज जो होता है सिगरेट स्मोकिंग, साथ के साथ इसका अदर कोज भी देखने को मिलता है। कुछ जो यहाँ पर एंटीट्रिप्सिन अल्फा एंटीट्रिप्सिन जो है उसको डिनोट करने वाली जो जीन होती है वो क्या, उसमें म्यूटेशन के कारण भी हो सकता है, और जिसके कारण जो एल्वियोलर वॉल जो होती है बेटा, एल्वियोलर वॉल जो होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पर डैमेज हो जाती है, एल्वियोलर ब्रेक होने लग जाते हैं, डैमेज होने लग जाती है, क्योंकि यहाँ पर डैमेज होगी, तो यहाँ पर डैमेज होने लग जाएगी तो क्या होगा, यहाँ पर जैसे डैमेज होती है तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, एक्सचेंज ब्रीदिंग में दिक्कत होगी, एल्वियोलाई वॉल डैमेज होगी, तो क्योंकि गैसेज एक्सचेंज जो होता है वो कहाँ पर होता है, एल्वियोलाई में देखने को मिलता है। ठीक है बेटा, तो अस्थमा की बात करें तो अस्थमा जो होता है, यहाँ पर अस्थमा जैसे
स्पासम ऑफ ब्रोंकियल मसल्स, स्पासम ऑफ ब्रोंकियल मसल्स। यहाँ पर बात करें ब्रोंकाइटिस की बात करें तो ब्रोंकाइटिस, जैसे हम बात करें बेटा ब्रोंकाइटिस की बात करें बच्चों, तो ब्रोंकाइटिस की बात करें तो यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है, 4 ब्रोंकाइटिस में हमने डिस्कस भी किया था, तो क्या है, इचिंग ऑफ ब्रोंकी, इचिंग ऑफ ब्रोंकी। ब्रोंकाइटिस में क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा, इसमें भी इन्फ्लामेशन होगा, हमने डिस्कस किया था। इसमें भी क्या होगा बेटा, तो इसका तो सेकंड, तो 1 से सेकंड में क्या होगा, यहाँ पर फर्स्ट से 1 को मैच करने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर 1 को मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन को 1 को मैच करने से आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम ऐसे और भी जो राइनाइटिस में क्या होता है, यहाँ पर राइनाइटिस में जो नेजल ट्रैक है उसमें इन्फ्लामेशन के कारण सिक्रेशन बढ़ जाता है नेजल, ठीक है। इसके अलावा एम्पाइसेमा जो होता है ये क्रोनिक सॉरी बच्चों, तो यहाँ पर हम बात करें एम्पाइसेमा जो होती है, एम्पाइसेमा में क्या होता है बेटा, ये जो राइनाइटिस, अब राइनाइटिस की बात करें तो यहाँ पर किसमें, यहाँ पर इन्फ्लामेशन ऑफ नेजल ट्रैक, और ब्रोंकाइटिस में फुली ब्लोवन आउट एल्वियोलाई। और यहाँ पर बात करें एम्पाइसेमा सॉरी क्या किया यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रोंकाइटिस में क्या होगी, इचिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पर एम्पाइसेमा फुली ब्लोवन आउट एल्वियोलाई, ठीक है। तो यहाँ पर एल्वियोलाई जो होती हैं इसमें क्या होगा बेटा, तो एल्वियोलाई जो होती हैं यहाँ पर एम्पाइसेमा क्रोनिक डिसऑर्डर है जिसमें क्या होगा, ये एल्वियोलाई डैमेज होने लग जाती है, ठीक है। पहला 4th ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का किस प्रकार रेगुलेशन होता है इसकी बात करते हैं। रेस्पिरेशन, हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम जो होता है वो उसके नर्वस सिस्टम में कुछ रेस्पिरेटरी सेंटर्स प्रेजेंट होते हैं। वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं बच्चों, वो रेस्पिरेटरी सेंटर्स जो होते हैं यहाँ पर रेस्पिरेशन को क्या करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन को कंट्रोल करते हैं। तो कौन कौन से ऐसे रेस्पिरेटरी सेंटर्स होते हैं जो यहाँ पर रेस्पिरेशन का रेगुलेशन करते हैं, तो यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट सेंटर देखने को मिलता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और न्यूमेटिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। तो जब हम क्या करते हैं बेटा, जब जो हम फोर्सफुली ब्रीदिंग करते हैं, तो फोर्सफुली ब्रीदिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, जब ये फोर्सफुली ब्रीदिंग इनहेलेशन एक्सहेलेशन फोर्सफुली करते हैं, तो इसके लिए सेरेबेलम रेस्पॉन्सिबल होता है, सेरेबेलम जो होता है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अपने नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है सेरेबेलम जो रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर हम बात करें रेस्पिरेटरी सेंटर्स की बात करें, तो रेस्पिरेटरी सेंटर की बात करें जैसे रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है मेडुला ऑब्लांगेटा जो सेंटर होता है उसमें ये रेस्पॉन्सिबल होता है, और ये प्राइमरीली रेस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। तो ये जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है बच्चों, तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है ये प्राइमरीली रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। यहाँ पर DRG VRG 2 ग्रुप होते हैं, मेडुला ऑब्लांगेटा रीजन में 2 ग्रुप, एक तो वेंट्रल और एक डोर्सल। VRG वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप और डोर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप, तो ये 2 ग्रुप होते हैं जो क्या करते हैं, यहाँ पर मेनली प्राइमरी जो रेस्पिरेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरा जो होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है पोन्स रीजन में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है बेटा, यहाँ पर पोन्स रीजन जो होता है उसमें प्रेजेंट होता है। जैसे हम बात करें तो पोन्स रीजन में आपको एक तो ये पोन्स वाले पार्ट में ये तो कौन सा पार्ट हो गया, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर हो गया, और यहाँ पर एक तो वेंट्रल साइड में और एक डोर्सल साइड में आपको क्या देखने को मिलते हैं बेटा, वेंट्रल साइड में डोर्सल साइड में आपको यहाँ पर रेस्पिरेटरी तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर देखने को मिलेगा आपको, और इसके साथ के साथ आपको क्या देखने को मिलेंगे, DRG और VRG देखने को मिलते हैं। तो ये वाला तो हो गया बेटा यहाँ पर न्यूमोटैक्सिक सेंटर। क्या है यार, कैसे न्यूमोटैक्सिक सेंटर,
न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। ये हो गया न्यूमोटैक्सिक सेंटर हो गया। इसके अलावा कौन सा सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर। और एक जो होता है ये वाला जो सेंटर है ये कौन सा है बेटा, तो ये वाला रीजन कौन सा है, पोन्स। और ये जो है मेडुला, ठीक है। ये कौन सा सेंटर हो गया, ये जो है एक तो वीआरजी हो गया, वीआरजी और डीआरजी। तो यहाँ पर ये हो गया आरआरसी। आरआरसी मतलब यहाँ पर बात करें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन। तो ये इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो होता है इसको स्विच ऑफ पॉइंट ऑफ इंस्पायरेशन भी कहा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम क्या करते हैं एक लिमिट के बाद, तो एक लिमिट से ज़्यादा जब हमने इंस्पायरेशन किया, इनहेलेशन किया, उसके बाद में ये क्या कर देता है, इंस्पायरेशन को रोक देता है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनहेलेशन करते जाओ तो हो सकता है कि आपके एल्वियोलाई वगैरह क्या हो, ब्रेक हो जाए, क्योंकि थिन होती है, बहुत थिन होती है। तो यहाँ पर इंस्पायरेशन को ऑफ करने वाला सेंटर होता है। साथ के साथ ये क्या करता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शन को भी अल्टर करने का काम करता है, ठीक है, अल्टर करने का काम भी करता है। रेस्पिरेटरी, यहाँ पर रिसेप्टर्स इन कीमोसेंसिटिव एरिया। तो कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं यहाँ पर रिसेप्टर इन कीमोसेंसिटिव एरिया। तो यहाँ पर क्या करता है बेटा, यहाँ पर कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं, जैसे हमने ये होते हैं, ये रिसेप्टर हैं, यहाँ पर क्या है, कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर हैं। तो क्या करते हैं, किसके यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन जो होती है, उनकी कंसंट्रेशन के अगेंस्ट इनके क्या, उनकी कंसंट्रेशन के लिए ये क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। क्योंकि जो रिसेप्टर्स हैं कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं, कीमोसेंसिटिव एरिया, ये कीमोसेंसिटिव एरिया जो डॉट डॉट बनाए, ये कीमोसेंसिटिव एरिया है। तो ये क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन के लिए क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं। जब ब्लड में क्या होती है, इनकी कंसंट्रेशन, बॉडी में इनकी कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन जब बढ़ जाती है बेटा, तो जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये क्या करता है, ये इंफॉर्मेशन देता है आरआरसी को। तो आरआरसी को इंफॉर्मेशन देता है। तो ये क्या करता है, आरआरसी को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई आप जो ये चेंजेज हुए हैं इसको आप क्या करें, इसको रेगुलर करें, इसको मतलब इसको सही करें। भाई आप अपनी यहाँ पर मेन रेस्पिरेटरी सेंटर है आरआरसी, तो ये क्या करता है, फिर इसमें अल्टर करके चेंज करके हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन को बढ़ाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और H+ जो आयन है इनकी कंसंट्रेशन को कम करता है। इसके साथ साथ हम बात करें कीमो रिसेप्टर इन एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी। तो ये जो होते हैं एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी जो होती हैं, यहाँ पर भी कीमो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। ये कीमो रिसेप्टर्स जो होते हैं बेटा, ये कीमो रिसेप्टर जब क्या होते हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, किसकी, ये भी किसके, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन के लिए सेंसिटिव होते हैं। जो कीमो रिसेप्टर जो होते हैं किस पर, एक तो एरोटिक आर्क पर और कैरोटिड आर्टरी पर। यहाँ पर ये रिसेप्टर्स देखने को मिलते हैं जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में किसकी अमाउंट बढ़ गई, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड या H+ आयन की कंसंट्रेशन जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड में बढ़ जाती है तो इसके प्रति सेंसिटिव होंगे। और ये क्या करता है, इस इंफॉर्मेशन को कहाँ पहुँचाता है बेटा, इस इंफॉर्मेशन को आरआरसी को पहुँचाता है। क्योंकि आपके ब्लड में किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, H+ और CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसलिए आप क्या कीजिए, कुछ रेस्पिरेशन में अल्टर करके आपकी बॉडी में इनकी कंसंट्रेशन को कम कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार ये यहाँ पर मेन रेस्पिरेटरी सेंटर जो होता है वो आरआरसी होता है। इसके साथ साथ न्यूमोटैक्सिक सेंटर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो आरआरसी के फंक्शंस को अल्टर करने का काम करता है। और यहाँ पर जो कीमोसेंसिटिव, यहाँ पर कीमोसेंसिटिव एरिया जो होते हैं, इसके जस्ट नीचे वाले जो ये होते हैं, ये जो होते हैं ये भी कार्बन डाइऑक्साइड H+ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है बेटा। इसके बाद में हम बात करते हैं इंक्रीज इन CO2 H+ आयन कंसंट्रेशन। ये हमने बताया था आपको कि जब क्या होता है, यहाँ पर जब इनकी
कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है तो कीमोसेंसिटिव एरिया और एडजेसेंट टू आरसीसी, तो एडजेसेंट टू हमने डायग्राम बनाया था, एडजेसेंट टू आरसीसी आपको देखने को मिले थे कौन, यहाँ पर कीमोसेंसिटिव एरिया। और इसी प्रकार हम बात करें रिसेप्टर एसोसिएट विद एरोटिक आर्क एंड कैरोटिड आर्टरी, तो ये होते हैं, ये क्या सेंसिटिव होते हैं, जब इनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो ये यहाँ पर ये क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो होता है नेसेसरी रिमेडियल एक्शन टू एलिमिनेट दिस सब्सटेंसेस, जब क्या होता है यहाँ पर ये इनकी कंसंट्रेशन बढ़ने पर क्या होता है, ये यहाँ पर डिटेक्ट कर लेता है यहाँ पर कीमोसेंसिटिव एरिया। और यहाँ पर हम बात करें एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में प्रेजेंट यहाँ पर जो केमो रिसेप्टर जो होते हैं इनकी कंसंट्रेशन को डिटेक्ट कर लेते हैं, डिटेक्ट करके क्या आरआरसी को इन्फॉर्मेशन देते हैं। आरआरसी जो होता है यहाँ पर रिमीडियल एक्शन लेता है और इन जो सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करने का काम करता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। जैसे व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीज ब्रीदिंग बिकम, तो यहाँ पर ब्रीदिंग क्या हो जाएगी, देखो बच्चों यहाँ पर जो ब्रीदिंग जब क्या होगा, कंसंट्रेशन बढ़ चुकी है किसकी, कार्बन डाइऑक्साइड की, तो क्या होगा कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो यहाँ पर कीमोसेंसिटिव एरिया और कीमोसेंसिटिव रिसेप्टर इसकी इंफॉर्मेशन किसको, आरआरसी को देते हैं। आरआरसी क्या करता है, अपने रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को, या आरआरसी जो है यहाँ पर रेस्पिरेशन या ब्रीदिंग रेट को चेंज करके यहाँ पर क्या करता है, इसको नॉर्मल करता है, इन सब्सटेंसेस को एलिमिनेट करता है। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा, यह ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देगा जिससे क्या होगा, ऑक्सीजन बॉडी में बढ़ेगी और कार्बन डाइऑक्साइड H+ कंसंट्रेशन कम होगी। ठीक है बच्चों, तो ये तो बात हो चुकी है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज की। तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय बेटा।